चलिए। तो हम लोग देख रहे थे 48, 58। हाँ, तो कल कहाँ थे जी आप? अच्छा, आपका और एगो फ्रेंड एगो आते हैं। अच्छा, चलिए। दोनों लोग गायब थे। अच्छा, फ्रेंड आप ही के ना है सब लोग? अच्छा। हाँ। हाँ, पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, कोई बात नहीं। मान लीजिए जिसका किया हुआ है वो उसको किया हुआ है ही के, तो उसके लिए कोई ज्यादा ही नहीं है ना। लेकिन हाँ, उसके लिए नहीं है जिसको कि सब बात याद हो, जिसको सारा बात याद हो। जिसको मान ली कर लिया है यादो नहीं है, अब अभियो स्कोप है, अब वहियो नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो ठीक बात नहीं है ना। चलिए। नहीं, गुड मॉर्निंग बहुत लोग हमको नाम हुआ याद नहीं रहता है। हाँ ना, क्या क्या नाम क्या है आपका? हाँ, तो इससे अभी कि नाम हुआ आता तो बहुत कमेंट बहुत सारा रहता है ना। हाँ, तुम ही कर रहे थे कमेंट। देखते तो हैं जी, लेकिन हम रिप्लाई नहीं कर पाते। हाँ। हाँ, घर में बैठ के आराम से। हाँ। चलिए। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है। तो आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 देख लिए थे। 58 देखना था, 57 देख लिए थे। हाँ, 58 देखना था। राष्ट्रपति पद की योग्यता। आर्टिकल 58, राष्ट्रपति पद की योग्यता। ठीक है। राष्ट्रपति पद की योग्यता कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, 35 वर्ष आयु होना चाहिए। कौन सा? ये है, कितना वर्ष आयु होना चाहिए? है। हाँ, तो नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष आयु चाहिए। ठीक है। मैंने 35 वर्ष से ज्यादा होगा तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, है ना। 35 से ज्यादा होगा तो, और भारत का नागरिक होना चाहिए। अब एक बात यहाँ पे समझ लीजिए कि नागरिक होना चाहिए मतलब कि नागरिकता प्राप्त करने के 5 साधन हैं ना। 5 तरीका है आपको भारत का नागरिक बनने का। कौन कौन सा? हम्म। 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 पंजीकरण।
तो ये 5 तरीका है। तो ये पांचों तरीका में से किसी भी एक तरीका से अगर कोई आदमी भारत का नागरिक होगा तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, लेकिन कौन है जी? उन्हीं से बाहर से प्रणाम कर रहा है, कौन है? अच्छा अभी पहचाने ठीक से आइए तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। हाँ, मैं क्या बात कर रहा था, नागरिकता के लिए, कि किसी भी आधार पर यदि नागरिकता होगा तो आपको क्या किया जाएगा, आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अमेरिका में एक नियम है, ध्यान रखना है। अमेरिका में नियम ही है कि अमेरिका में राष्ट्रपति वही बन सकता है जिसका जन्म अमेरिका में हुआ हो, है ना। माने कि जो जन्म से अमेरिका का नागरिक होगा वही अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। तो अब आप बताइए कि आप में से कोई अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का नहीं सोच रहा था ना जीवन में कभी? सोच रही थी? हैं? हैं? हाँ, तो अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का यदि आप सोच रहे होंगे तो समझिए कि इस सपना इस जीवन में पूरा नहीं होगा। अब यही है वो चीज, कहते हैं ना कि करने से सब होता है, ई नहीं होगा अब। क्योंकि अमेरिका जो है वो अपना संविधान मेंशन किया, आई चीज उसके संविधान का मूल विशेषता है, बदल नहीं सकता है, कि वहां जो राष्ट्रपति होगा उसका जन्म वहीं होना चाहिए। इसलिए आप अमेरिका में सारा पद तो ले सकते हैं, इवन उपराष्ट्रपति भी बन सकते हैं। जैसे कमला हैरिस भारतीय मूल के भी उपराष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए आपका जन्म अमेरिका में होना चाहिए। तो करियर विकल्प समझिए कि खत्म, है ना। अब इसमें यही कर सकते हैं कि आप नहीं बने तो आपका अगला जनरेशन अगर बने तो किसी तरह से अमेरिका जाके वहां का नागरिकता लेना पड़ेगा, वहां विवाह करना पड़ेगा। आप विवाह करके प्रयास करना होगा कि अपना बच्चा वहीं अमेरिका में हो, तब वो बचवा क्या हो जाएगा, बचवा जन्म से अमेरिका का हो जाएगा। हाँ हाँ, तो हाँ, क्या जन्म टाइम अमेरिका भेजा तो हाँ तब भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा, है ना। इतना यो कंस्पिरेसी होता है, जैसे भारत में सब करता था कि है भारतीय का आदमी, माने वो और उपाय बताते हैं आपको, नागरिकता अगर नहीं हो तो भारतीय का आदमी है ना। अब मान लीजिए कि जब शादी उदी भारत में हो गया और जब बच्चा होने का टाइम हुआ तो क्या करेगा, अमेरिका से ले लेगा वीजा और कहेगा कि हम तो नहीं आपके यहाँ आके घूमना चाहते हैं, तो नहीं कैलिफोर्निया देखना चाहते हैं कि भाई वहाँ का सिलिकॉन वैली कैसा है, न्यूयॉर्क सिटी घूमना चाहते हैं। तो जब जाएगा तो वहां पर जा करके जाएगा घूमने या चल जाएगा हॉस्पिटल और जाके वहां हो जाएगा बच्चा। अब वहां हो गया बच्चा, अब अमेरिका सरकार से कहे कि देखिए अब तो मैटर गड़बड़ा गया, है ना। ना ना, राष्ट्रपति बन नहीं जाएगा, वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है ना। हाँ वो तो बहुत, लेकिन हाँ दावा कर सकता है। माने अब ये चांस रहेगा उसके जीवन में कि वो कभी चाहे तो अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे कि बराक ओबामा, बराक ओबामा अमेरिका के इतिहास के पहले अश्वेत राष्ट्रपति, है ना, काला आदमी, ठीक है ना। तो उसके पहले सब गोरखा सब बनल था जो अमेरिका का मूल था, और उसके बाद भी सब। तो बराक ओबामा का जन्म अमेरिका में हुआ था, इसलिए वो मिलना ना, उनकी माँ अमेरिकी थी ना उनके बाप अमेरिका का था, उनके माता पिता कोई अमेरिका के नहीं थे, दोनों बाहर का था। लेकिन दोनों जाके अमेरिका में बस गया, अमेरिका में जन्म हुआ बराक ओबामा का, तो अपना मेहनत किया, अपना आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ा तो बन गया राष्ट्रपति वहां का। लेकिन वही अगर उसका जन्म कहीं और हुआ रहता तो वो वहां का राष्ट्रपति नहीं बन पाता। तो वो अमेरिका के इतिहास का पहला अश्वेत राष्ट्रपति है ना, काला आदमी जो राष्ट्रपति बना है वो यह बना है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए ये कैरियर विकल्प जीवन का समाप्त होता है ना। इसको अब चाह के भी ठीक नहीं कर सकते हैं, बस यह कर सकते हैं कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं
उसको ये अफसोस ना रहे कि भाई वो नहीं बन सकता, उसको अगर आप चाहे तो वो माहौल दे सकते हैं कि वो बन जाए। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, है ना। लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, ठीक है। ही शुड बी क्वालिफाई फॉर द लोकसभा मेंबर, ठीक है। लोकसभा का सदस्य हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य हो ये जरूरी है ना, कि लोकसभा का सदस्य वो बन पाए, ये जरूरी यहां पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है। 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स, हाँ सेकेंडर्स। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अब ये देखिए, ये 50 अलग अलग आदमी नहीं, टोटल 100 आदमी होना चाहिए। 50 गो प्रस्तावक और 50 गो अनुमोदक। राष्ट्रपति अगर आपको बनना है, प्रस्तावक जो होगा वो नाम को प्रपोज करेगा, है ना, प्रपोज करेगा, सिंचन नहीं करेगा, प्रपोज करेगा, माने नाम को टेबल करेगा, ठीक है, कि भाई ये आदमी है, हम इनको ये करते हैं, ठीक है। अब फिर 50 गो आदमी जो अनुमोदक होगा वो साइन करेगा, वो कहेगा कि हम इनका समर्थन करते हैं, है ना। 50 को कहेगा कि बढ़िया आदमी, इनको आप ये करिए। आप 50 गो उनका गारंटी देगा कि हाँ ये बढ़िया आदमी, हम इनको जानते हैं, इनको जो है सो आप इसमें रखिए, ठीक है। तो वो चीज यहां पर होगा, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स, यानी कि टोटल 100 लोग। कहीं से नहीं, इलेक्टोरल कॉलेज से, मतलब कि जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने की योग्यता रखते हैं, वही में से 50 गो प्रस्तावक होगा और वही में से 50 गो अनुमोदक होगा, समझ रहे। जो लोग ये करते हैं उसी में से 50 क्या हो जाएंगे, प्रपोजल हो जाएंगे, और 50 सेकेंडर हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो अगर मान लीजिए कि किसी के लिए भी होता तो ये एकदम आसान था, 50 आदमी 100 आदमी ढूंढना थोड़े कोई दिक्कत है यार, वो राष्ट्रपति बनने का बात है, कोई मिल जाता, कुछ नहीं होता तो सब जाता अपना अपना ससुराल से, ससुराल का आदमी सब कहता कि तुम चलिए हमारे प्रस्तावक बन जाइए, सब पहुंच जाता, नहीं पहुंच जाता, सब जीजा जी फूफा जी कहते पहुंच जाता कि भाई बनेंगे, तो पहुंच जाता, जाके कर देता। कहला कि अगर बन जाएंगे तो 5 साल दिल्ली में रहने का टेंशन है नहीं। मान लीजिए अपना आदमी राष्ट्रपति बन जाए तो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में 350 कमरा है, तो पूरा ससुरालो चल जाएगा तो रहने का दिक्कत नहीं है, पूरा गांव उठ के चल जाएगा तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपन गांव का आदमी सब समर्थन करेगा नहीं करेगा दिक्कत है, लेकिन ससुराल वाला तो कर देगा, है ना, तो कर देगा। तो इसलिए संविधान का सब हम सब ये सब विचार किया कि नहीं, सब इधर एक आदमी नहीं होगा, ये सब वह आदमी होगा जो वोट देने की योग्यता रखता है, यानी कि या तो एमपी होगा या तो एमएलए होगा, या तो सांसद होगा या तो विधायक होगा, है ना। तब ये जोड़ना ही मुश्किल हो जाता है सबके लिए, इसलिए बहुत टफ काम हो जाता है। तो इसलिए अब बेसिकली नियम बनाया गया वोट कटवा सब के चुनाव लड़ने से रोकने के लिए, कि वोट कटवा सब तो बहुत चुनाव में लड़ लेता है ना, तो इसलिए होता है कि भाई जब जब तक उसको 50 गो प्रस्तावक का 50 गो अनुमोदक नहीं होगा तब तक वो नहीं लड़ पाएगा। तो ये नियम जो है सो यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो 50 गो प्रस्तावक चाहिए, 50 गो अनुमोदक चाहिए। इसके बाद 15,000 रुपया आरबीआई के पास जमा होना चाहिए जमानत राशि के रूप में। 15,000 रुपए
पिंटू कुमार, पिक्चर धुंधला आ रहा है, धुंधला आ रहा है तो मैनेजमेंट टीम से संपर्क करिए। हाँ, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्वालिटी बढ़ाएगा तो ठीक हो जाएगा। क्वालिटी बढ़ा लो भाई। है, यहाँ से बढ़ेगा। जमा होगा, हाँ देखिए, आरबीआई सरकार का बैंक है ना। आरबीआई कस्टमर के साथ बैंकिंग व्यवहार नहीं करती है, ठीक है, लेकिन जमानत का राशि वहीं पर जमा हो जाता है। जमानत का राशि जो है वो जमा होता है, इसमें कोई सूद मूड नहीं होता है कि कोई बैंकिंग व्यवहार करना, एक प्रकार से सिक्योरिटी मनी है ना। तो सिक्योरिटी मनी है, ये अपना जमा कर देती है, ये वापस भी हो जाता है। ये वापस हो जाएगा चुनाव बाद। वापस तब होगा जब टोटल पड़े वोट का 1/6 वोट से ज्यादा वोट आपको मिल गया, तो आपका पैसा वापस हो जाएगा, और नहीं होगा तो जमा हो जाएगा। तब हो जाएगा, इसी को कहते हैं जमानत जब्त होना। कोई भोटकटवा आदमी खड़ा भइल है तो उसका पैसा फंस जाएगा, उसको जमानत नहीं होगा। अभी तक जैसे सांसद का चुनाव हो रहा है, लोकसभा विधानसभा का, है ना, तो इसमें भी बहुत सारा भोटकटवा सब चुनाव लड़ता है ना। तो होता है ना कि कितना आदमी जानता है कि हम हार जाएंगे फिर भी लड़ लेता है ना। आपको बताया था ना, हम लोग के यहाँ मुखिया का चुनाव था, तो एगो महिला लड़ ली चुनाव। वो कहे कि हम तो चुनाव लड़ेंगे भाई, मानेंगे नहीं। उसके पति उती, उसका लड़का, सब लोग उसको मना किया कि मत लड़िए। फिर भी वो कही कि ना, हमको लड़ने का मन है, हम लड़ेंगे। तो लड़ गई बेचारी, लड़ तो गई। और वोट का काउंटिंग हुआ तो कैंडिडेट को बुलाया जाता है, कैंडिडेट जाता है काउंटिंग पर। काउंटिंग हो रहा था तो हार गई बेचारी। तो हार गई तो आई घर, आई बाहर। तो उसका पति उसको सहानुभूति देने के लिए उसको गला लगाया। अब बोला जाए दो, कोई बात नहीं, हार गई तो क्या हुआ, हम तो तुमको वोटवा देवे न किए, हार गई तो हार गई। बहू हाथवा छोड़ाई और वहीं पर पति महोदय का उपाय कर दी, है ना। बोले कि तू जे कह रहा कि हम तोहरा वोट दिलू तो हमारा एक वोटवे मिलल है, तो ये हमारे एगो भेटवा का हम अपन वोटवा के वोर के दे दिए थे, कम से कम हम अपन वोट तो अपना को दिए थे ना जी। तो बेचारा पति को मालूम नहीं था उसको एगो वोटवे आया है, वो सोचा कि 4-5 को कम से कम आया होगा, तो हम अपन झूठ बोल देंगे तो चल जाएगा, काम खिंचा जाएगा। तो उसको एगो वोटवे आया था, वो पकड़ा गया झूठ इसका। तो आज हम लोग उनको पूछते हैं कि क्या आप ठीक नहीं किया, मतलब पत्नी जब चुनाव लड़ी तो भाई पति को तो वोट देना चाहिए था। हाँ? तो बोलता रहे महाराज छोड़िए, हम जानते थे कि हारेगी, हम मना किए थे कि मत लड़ो, फिर भी लड़ गई, तो हम क्या करें। यानी लड़ गई तो ये आपका नैतिक जिम्मेवारी बनता था कि आप सपोर्ट करते। हार जाती, हार जाती, है ना। दो भटाता ना कम से कम, अरे कॉन्फिडेंस तो रहता था कि हमारे पति कम से कम हमार है कि नहीं। है, कितना खराब लगेगा मान ली कि ना पति दिया ना बेटा सब दिया, बचवो नहीं दिया, कोनो दूगो बच्चा था तो कम से कम दूगो देता, एगो पति देते तो कम से कम 4 गो वोट होता, है ना। और उसका पूरा परिवार अगर देता तो 17-18 को हो जाता कम से कम, क्योंकि पूरा परिवार में 17-18 लोग हैं। लेकिन देखो ना क्या है, अब रद्द नहीं ना होता है। अब कहाँ, अब बैलेट पेपर कहाँ है, अब बैलेट पेपर कहाँ है, अब तो ईवीएम है। अब तो ईवीएम पर चुनाव होता है, पहले। हाँ, तो ईवीएम पे हुआ है मुखिया का चुनाव, है ना। बहुत पहले हुआ था, उससे पहले जो हुआ था वो हुआ था बैलेट पेपर पर, अब ईवीएम पे हुआ है। हाँ, सरपंच का बैलेट पे होता है, लेकिन ये मुखिया का इस पे, ईवीएम पे। इसमें 2-3 को ईवीएम को जोड़ देता है एक साथ है, ताकि बहुत सारा कैंडिडेट सब रहता है, तो अपना जोड़ के बाद उसमें वोटिंग अपना करा देता है। तब उसको घबरा गया उसका मैटर, है ना। तो अब क्या कहिए, था ऐसे होता है, कितना आदमी का जमानत पता रहता है कि हमारी जमानत जब्त हो जाएगा, तब वो अपना चुनाव जो है सो लड़ता है। तो 15,000 रुपया आरबीआई के पास जमा करना रहता है। टोटल पड़े वोट का अगर छठा हिस्सा कम से कम मिल गया तो ठीक है, अगर छठा भी नहीं मिला तो फिर आपका जो ये पैसा है वो जब्त हो जाएगा, ये मिलेगा नहीं, इसी को कहते हैं जमानत जब्त हो जाना। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये सब योग्यता में है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सब क्या है, योग्यता है।
ठीक है, कुल मत का जो मत हुआ है उस सब का। ठीक है, नेक्स्ट। आगे आइए, आर्टिकल 59, अनुच्छेद 59 है, प्रस्तावक नाम टेबल करेगा। अब देखिए इसको, जैसे आप किसी को प्रपोज किए हैं कभी जीवन में? नहीं किए हैं? अभी शर्मा आ गया जी। अगर है, सोच में नहीं किए हैं? है, अरे बता नहीं। मुकेश, मुकेश नाम है उसका? हाँ जी। है, किए हैं? तो किए तो एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ब्रेकअप। तो ब्रेकअप काहे हो गया जी? बस ऐसे मारा मारी कर दिया क्या? हाँ। हाँ, देखो, नौकरी वोकरी का बात था जी, नौकरी वोकरी का बात था। हाँ, बात झगड़ा वगड़ा हो गया, बात तो बिगड़ गया सब, है ना? तो देखिए, जब जैसे प्रपोज जब किसी को करते हैं, तो कितना आदमी डायरेक्ट प्रपोज नहीं करता है। आज डायरेक्ट करना भी नहीं चाहिए। मान लीजिए डायरेक्ट करिएगा तो बेइज्जती हो जाएगा ना, मान लीजिए रिजेक्ट हो गया तो बेइज्जत हो गया। आज चैनल से जाइएगा तो बेइज्जती नहीं होगा। मान लीजिए कि किसी को मना भी करना होगा तो किसको, चैनल को मना कर देगा, यार क्या बात कर रहा है मेरे सामने, बात खत्म हो गई, है ना? आज डायरेक्टर चल जाएगा मुंह उठेले, यार हमरा ऐसे आदमी डांट उठ दिया, दिक्कत हो जाएगा। है? कैसे नहीं समझ में आएगा? इतना नहीं समझदार है तो पहले ही साइड हो जाइए, क्या कि बेवकूफ आदमी के साथ नहीं रहा जाता है ना? तो अब जब आप किसी कोई आदमी, देखिए जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन क्या है, उसको प्रपोज करना है ना? वो मान लीजिए कि वो आपका समथिंग है, ठीक है, तो उसको प्रपोज करना है। तो आपने एक आदमी को लिया, इसको कहा कि भाई हमार प्रपोजल इसके सामने रखो, इसको कहो कि भाई हम इसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही है वो है दिस दैट, अपना कहो, ऐसा अपना कहो, जितना जितना झूठ सच होता है बोले, कि प्रपोज में आदमी झूठे तो बोलता है, बाद में तो सब गड़बड़ाना है। तो ई जाके अपना प्रपोज करेगा। तो वैसे ही जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना होता है तो पहले प्रपोजर तैयार किया जाता है। तो 50 को जो प्रपोजरवस होता है ना, वो जाकर के इलेक्शन कमीशन से कहता है कि हम ये आदमी को जानते हैं सर, ये आदमी ठीक है, ये राष्ट्रपति का ही कर सकता है, आप इसको जांच कर सकते हैं। तो 50 को पहले प्रपोज कर देगा। तो पहले तो आदमी, तेज आदमी क्या किया, प्रपोज करवा दिया। अब प्रपोज जब करवा दिया तो प्रपोज भी किससे करवाया, बढ़िया आदमी से करवाया, सांसद विधायक से करवाया। तो आप भी जब प्रपोज करवाइए तो ये नहीं कि किन्हों को भेज दिए, बढ़िया आदमी को भेजिए, जो प्रभावशाली आदमी हो, जिसका खुद का भी एक अच्छा पर्सनालिटी हो। लेकिन अच्छा पर्सनालिटी होगा तो आप दिक्कत में पड़ जाइएगा। क्योंकि कितना बार इहो मैटर होता है, क्यों मैटर कोई और लेके गया, मैटर किसी और का बन गया, है कि नहीं? तो इहो तो रहता है इनसिक्योरिटी, कि अपना से बढ़िया आदमी का मदद नहीं लेना है, मदद लेता है सब अपना से बकलोल आदमी का, है ना? है? अरे भाई हिम्मत नहीं, क्या हुआ, अपना सोच रहा है कि भाई कि दिक्कत हो जाएगा। हाँ, रिएक्शन से डरता है ना सब, है ना? कौन ठीक है, मान लीजिए, अरे अच्छा मारेगी, मारेगा भी तो हो सकता है, आए मारेगी ही क्या, थोड़ी खाली एक आदमी करेगा जी, कोई भी कर सकता है ना? हाँ, तो लेकिन मना करी, उसमें सब लोग को गिल्ट फील ना होता है, लगता है कि दिक्कत हो गया, तो इसलिए सोचता है कि चैनल से जाए तो चैनल से दिक्कत जो है सो नहीं होता है। अब आप देखिए, तो ये 50 को क्या कर दिया, प्रपोज कर दिया। अब 50 को जब प्रपोज कर दिया तो अब क्या होगा कि अपना सब बड़ाई बड़ी बतिया दिए बढ़िया से कि सर इसको आप देख लीजिए, ठीक है। अब 50 को और प्रभावशाली आदमी जाएगा और वो इस पर मुहर लगाएगा कि देखिए 50 को जो बतवा कह के गया है ना, वो सही बात बोला है, हम लोग उसका सहमति प्रकट करते हैं। अब 100 आदमी जब एक आदमी के नाम के समर्थन में पहुंच गया तो कोई टालेगा प्रपोजल को? नहीं टालेगा। वो अपने विवेक पर विचार करने लगेगा कि भाई हम कैसे टाले, किस तरह से करें। तो जो पहले नाम को प्रपोज करता है, माहौल बनाता है, वही प्रपोजर होता है, उसी को कहते हैं प्रस्तावक। उस माहौल पर जो अपना मुहर लगा देता है
कि ये सही है, इसमें कोई छलावा नहीं है, कोई गलती नहीं, कोई खामी नहीं है, वो होता है अनुमोदक। समझ में आया? 50 को पहले राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने से पहले ही 50 को प्रपोजर चाहिए और 50 को सेकेंडर चाहिए। ये प्रपोजर सेकेंडर नहीं होगा तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए इसको योग्यता में लिखा गया है। क्लियर है? तो समझ में आया प्रपोजर और सेकेंडर में क्या अंतर होता है? 50 को पहले माहौल बनाएगा, अब 50 को जाके उस माहौल पर साइन करेगा कि जो माहौल बना है वो एकदम सही माहौल है। बाद में भले मालूम चलेगा कि मैटर गड़बड़ था, है ना? क्या नहीं, यहाँ पे पार्टी है ना, पार्टी तो ही है ना, है ना? हाँ, ये लोग केवल नाम टेबल करेगा, सिग्नेचर करेंगे अनुमोदक लोग। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना। तो ये सब क्या हो गया? योग्यता हो गया। 59 में आइए, राष्ट्रपति पद की शर्तें। शर्तें, शर्त क्या होता है? कंडीशन क्या रखा गया है? राष्ट्रपति पद की शर्तें। पहला, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरा, पागल नहीं होना चाहिए। पागल नहीं होना चाहिए। तीसरा, दिवालिया नहीं होना चाहिए। आते हैं, बताएंगे क्या होता है। बिना बतैले हम आज तक आगे बढ़े हैं कोनो बात? बताइए, आज तक तो ये भी नहीं बढ़ेंगे। हाँ, दिवालिया नहीं होना चाहिए। विस्तार में इसलिए बताते हैं कि बुर्बकों से बुर्बक समझ जाए। चलाकवा तो समझ ही जाएगा, बुर्बक कैसे समझेगा? हम हमेशा कहते हैं कि अगर हमारा बात कोई नहीं समझ पा रहा है तो उसमें उसका गलती नहीं, हमारा गलती है ना। हमारा काम है कि हम सबके दिमाग में अपना बात डाल दें, है ना? हाँ, बन जाता है ना। इसीलिए देखिए, इस तरह से वर्ड्स या इस तरह की चीजें मैं क्यों आपसे बात करता हूं, ताकि आपको याद हो जाए, मस्ती मजाक में। नहीं तो संवैधानिक शब्द प्रयोग करके लगेंगे बताने ना, तो सुत जाइएगा वहीं, 10 मिनट में सुत जाइएगा, है ना? एक्टिवनेस नहीं आएगा बॉडी में, अब बताओ, अब जीवे नहीं करेगा। तो हमारा काम खाली आपको लिखाना नहीं है, उसको आपके दिमाग में डालना है ना? तो कितना आदमी होगा ना, देखिएगा एकदम सीरियस, मुंह बनीला रहेगा चुड़ैल नियर, है ना? तो भूत नहीं, भूत नियर माने मैं, अरे माने पुरुष होगा, पुरुष होगा तो भूत जैसन, अब महिला होगी तो चुड़ैल जैसन। ठीक है, हाँ है। तो मुंह बन लगता। अब देखिए, अब मुंह जो होता है ना, वो आदमी के अंदर की स्थिति का अभिव्यक्ति होता है। इसलिए आदमी को अपना फेस एकदम ठीक रखना चाहिए हमेशा। 50 वो क्रीम पाउडर लगाइए, वो असर नहीं करेगा, लेकिन अंदर से प्रसन्न रहिए, वो तुरंत फेस पे असर कर देगा, है ना? वो क्या कर देगा? आपको खुश रखेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अंदर से क्या रहें? प्रफुल्लित रहें। अंदर से जब प्रफुल्लित रहेगा ना, तो कोई भी बात तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। अगर टेंशन में रहिएगा ना, तो पढ़ाई ऐसा चीज है ना कि टेंशन का चीज है नहीं है। पढ़ाई आप जितना कम काम रहे, जितना कूल रहे, आपके दिमाग में उतना आसानी से जाता है। आज जितना टेंशन में रहेंगे, जितना तनाव में रहेंगे, पसीना पूछ रहे हैं बार बार, टेंशन खत्म नहीं हो रहा है, आपको दिमाग जाएगा ही नहीं, दिमाग में जाएगा ही नहीं बात, और ना याद होगा। याद करने का, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि बाकी समय आप खूब तनाव में रहिए, जितना तनाव लेना है लीजिए, लेकिन जब पढ़ते रहिए तो खुश रहिए। खुश रहने का फायदा ये होता है कि जो पढ़िएगा ना, वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। लेकिन तनाव में रह के पढ़िएगा
तो बस क्या होगा, वो आपके दिमाग में सेट नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर आपको याद करने में दिक्कत होगा। तो इसलिए पढ़ाई को इस तरह से करें जिससे आपको अच्छा लगे। जैसे मूवी वूवी देखने जाते हैं तो कैसे मूवी याद हो जाता है, क्योंकि आप पूरा कंसंट्रेट होकर पूरा तन्मयता से आप उसमें घुस जाते हैं, तो सब मूवी आपको याद है। आने के बाद माने 3 घंटा का मूवी, 3 घंटा आप देख के आप पूरा मूवी का कहानी आप अपने दोस्त से बता देते हैं, एक बिना रिवीजन के, कोई रिवीजन नहीं कर, फिर दोबारा नहीं देखना है उसको। क्यों? वो आपको इतना बढ़िया लगा, आपको उसको देखने में मन लगा, और जब मन लगता है तो आपको याद हो जाता है। अब वही बहुत सारा मूवी ऐसा भी होता होगा कि आप देखते देखते सूझ जाए, है ना, और सूझ गए तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कौन सा मूवी आया था गया, कौन कहानी क्या हुआ नहीं हुआ, है ना। ऐसा हुआ होगा कभी, कितना बार आप सिनेमा हॉल जाके सूझ गए होंगे, है ना। इसलिए हमको, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, गए आराम से सुत गए, उठे दो कह रहे देख ला, हाँ सर देख लिया, मैं चल तब अब भागो, सुत गए, बुझे भी नहीं किया कुछ, तो क्या देखेंगे, है ना। एक बार मूवी आया था, वो रेस 4 आया था शायद, सलमान खान जिसमें थे, है ना। तब उसमें हजारीबाग में थे हम, तो वहां सब, वहां का मैनेजमेंट करके सर चलिए मूवी देख के आते हैं हजारीबाग में। तो अब एक तो दिन भर का क्लास, वो आदमी थक जाता है, अब रात में कहा कि चलिए हम, चलो भाई चलते हैं। तो गए हम लोग रेस 4 देखने। तो रेस 4 देखने गए तो सब तो देखा, लेकिन उसमें से 5-6 आदमी हम लोग सुतिए गए थे। सुत गए तो उठे तो देखे मूवी खत्म हो रहा है, तो ले क्या हुआ जी, तो स्टार्टिंग से लास्ट तक उसमें कुछ बुझे भी नहीं किया, कोई खास स्टोरी ही नहीं था। अब वही रेस 1 है, रेस 2 है, रेस 3 है, इसमें एक स्टोरी है ना। तो स्टोरी जब बढ़िया होता है, जब प्रेजेंटिंग बढ़िया होता है, तो दर्शक का कनेक्टिविटी हो जाता है ना। आज जब प्रेजेंटिंग बढ़िया नहीं होगा ना, तो कनेक्टिविटी बढ़िया नहीं होगा। पढ़ाई वही चीज है कि प्रेजेंटिंग बढ़िया होगा तो कनेक्टिविटी हो जाएगा, अब प्रेजेंटिंग अगर खराब हो गया तो कनेक्टिविटी खराब हो जाएगा, आपका ऑडियंस आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा, और जब ऑडियंस कनेक्ट नहीं करा तो आपको क्या होगा, फ्लॉप हो जाएगा, पिट जाएगा मूवी, पैसा नहीं कमाएगा, है ना। तो इसलिए स्टडी का भी एक बहुत बड़ा जो सोर्स है वो है कि आपको उसको इस तरीके से करना ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। लाभ का मतलब सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी सरकारी नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो लाभ का पद है। तो अगर आपको कोई भी राजनीतिक पद लेना है तो पहले आपको अपने उस पद से रिजाइन करना होगा, और रिजाइन करके तब आप यहां पर आ सकते हैं, ठीक है। तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरा है पागल नहीं होना चाहिए। तो पागल नहीं होना चाहिए मतलब कि, मतलब आपको मेंटल नहीं हो, ऐसा डॉक्टर कह दे, दूसरा के कहने से नहीं ना, तो दूसरा आदमी तो कहिएगा कि पागल है ही, नहीं कहता लोग, आम बोलचाल में तो लोग बोल ही देता है। आजकल इधर उधर जिस कितना आदमी सबका जो जिसका मैटर रहता है इधर उधर कुछ कुछ, तो उसमें अगर कहते हैं अरे तुम तो पागल हो, कौन कहे तुम पगली हो, बाप खुश हो जाएगा सवारे, हमरा आज पागल बोल लो, उन्हें पागल है पर खुश हो जाएगा, उन्हें पगली बोल दिया आज खुश। बताइए, तो ऐसा हिसाब से चलिएगा तो सब राष्ट्रपति का उम्मीदवार रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसलिए संविधान निर्माता वाला सब कहा कि भाई जानते भविष्य में क्या होगा, तो कहा कि देखिए कि कहने से खाली नहीं होगा, डॉक्टर का सर्टिफिकेट हो, डॉक्टर लिख दे कि पागल है ना, तब माना जाएगा कि पागल है, ठीक है। कितना आदमी को पागल हो जाता है ना, तो उसको कहिएगा तो खिसिया जाएगा। देखो पागलो था हम लोग के यहाँ, तो पता है ना, उसको 3-4 आदमी उसको लेके आया था डॉक्टर से पटना में दिखाने के लिए, पीएमसी से, मेंटल डॉक्टर से। तो क्या किया ना कि नहीं होता कि अटेंडेंट लोग बाहर चाय वो लगता है पीने, तो चाय पीने लगता है, और डॉक्टर के बैठने में भी टाइम था। तो जब डॉक्टर बैठा ना, तो आगे कोई कहा कि डॉक्टर साहब बैठ गए, तो लोग सोचा कि अच्छा ठीक है चाय कंप्लीट करके तब जाते हैं। तो जो जिसका दिमाग डिस्टर्ब था, पागल था, वो पहले ही चल गया डॉक्टर के पास, कहा डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब ठीक है बढ़िया आदमी आए, बोला डॉक्टर साहब 3 गो पागल लाए हैं, तो देख लीजिएगा। अरे बाप, अब ये लोग जब गया तो लोग कहा कि सर तो नहीं, इसका तो नहीं इलाज करें, इसका दिमाग खराब है। अब डॉक्टर कंफ्यूज है कि भाई पागल है कौन, ये पागल है कि ये तीनों पागल है, कौन पागल है भाई। हालांकि फिर 3-4-10 मिनट के उस एक्टिविटी के बाद उसको समझ में आ गया कि पागल कौन है। तो गांव में जाता था तो हम लोग बचपन में उसको चिढ़ाते थे, अरे पागल है पागल है। एक दिन वो क्या किया ना, बड़ा लॉजिकल है वो बात का, आज समझ में आता है उसका लॉजिक कितना स्ट्रांग था। हम लोग चिढ़ाते थे कि अरे पगला गया पगला, ना गांव में बचपना में तो बुद्धि नहीं ना होता उतना, आदमी किसी को चिढ़ा देता है।
बस वो एक दिन क्या किया कि अपने घरे गया, डॉक्टर का सर्टिफिकेट ले ले आया। अब बोला कि तोरा सब में किसी के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है कि तू लोग पागल नहीं है, हमारा पास सर्टिफिकेट है कि हम पागल नहीं है। अब बताओ, तू सब ना पागल है, हमारा तो डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि हम पागल नहीं है, बाद में डॉक्टर उसको दे दिया था कि अभी ठीक हो गया है ना। तो लेकिन अब गांव में तो एक बार जिसका जो नाम पड़ गया वो पड़ गया, परमानेंट हो गया, है ना। ऐसा ऐसा नाम रख देता है गांव में, कितना आदमी के नाम रख देगा दरोगा जी, और उनके घर जाइएगा ना तो एको आदमी सिपाहियों नहीं हुआ है आज तक, ऐसा रहता है ना। हाँ, वकील साहब, कानून का उनको वो नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन नाम दे देगा कुछ भी, गंगा दास, नहाने के लिए कह दीजिए तो उनको हालत खराब हो जाता है ना। ऐसा ऐसा सब आदमी सब रहता है, कुछ नाम रख देता है सब। तो पागल नहीं होना चाहिए। दिवालिया देखिए, दिवालिया का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं बैंक्रप्ट, कि बैंक्रप्ट नहीं होना चाहिए। ग्रामीण भाषा में कहें अगर, तो दिवालिया का मतलब है कर्जाखोर आदमी। गरीब होने से कोई दिक्कत नहीं है, गरीब आदमी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिवालिया आदमी नहीं बन सकता है, कर्जाखोर आदमी। दिवालिया का मतलब हुआ कि जो पैसा ले लिया, अब पैसा देने की स्थिति में नहीं है, पैसा लेके भाग जाए, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब क्या है, ये सब कर्जाखोर आदमी सब है। बैंक से लोन लिया, अब बिना चुकाए भाग गया, तो इसको दिवालिया घोषित कर दिया गया। लेकिन अब देखिए, ये सब दिवालिया इंग्लिश में कहते हैं बैंक्रप्ट, ठीक है। तो आम आदमी सब जो है ना, कुछ कुछ शब्द ऐसा है कि इंग्लिश में वो बहुत अच्छा लगता है सुनने से। किसी को ये कि तुम बैंक्रप्ट हो गए हो, उसको बढ़िया लगेगा, बढ़िया वर्ड बोला ना बैंक। आप कहिए कि दिवालिया हो गया तो उसको खराब लग जाएगा। कितना आदमी कहिए कि तुम दलाल है, मारा मारी कर देगा, झगड़ा कर देगा, दलाल कैसे बोल दिया हमारा। आप कहिए कि तुम मीडिएटर है, उसको लगेगा बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड वर्ड बोल दिया, है ना। हाँ, ब्रोकर है ना, तो उसको अच्छा लगेगा कि भाई उस शब्द का अंतर है, शब्द का इंपैक्ट होता है। तो ये सब जितना जो 900 करोड़ 9,000 करोड़ इतना पैसा देश का लेकर के भागा है, तो इसको कहा जाता है बैंक्रप्ट। पेपर में छपता है कि बैंक्रप्ट, तो बैंक्रप्ट तो कितना आदमी को बुझेबो नहीं करता है कि क्या होता है। देश का किसान अगर 50,000 1 लाख रुपया अगर लोन ले लिया, अगर वो नहीं चुकाया बेचारा, तो उसको सब लिख देता है चोर, भगोड़ा, है ना। जबकि उसका अमाउंट एकदम कम है और उद्देश्य में वो भाग के कहीं गया भी नहीं है। तो ये सब वर्ड तो किसी को भी समझ में आ जाता है, लेकिन यह है, तो अगर उनके लिए भी यही सब वर्ड यूज किया जाए बैंक्रप्ट के जगह पे, जो भारतीय आदमी समझता है, जो सब बोला जाए कि विजय माल्या चोर है, तो बढ़िया रहेगा। नीरव मोदी चोर है, भगौड़ा है, तब ना आदमी को समझ में आएगा, ग्रामीण आदमी को कि क्या बात है। तो ग्रामीण आदमी के सामने कहते हैं कि सब बैंक्रप्ट है, वो बुझे भी नहीं करता ही क्या है ना। और वो अभी ब्रिटेन में है विजय माल्या, और वहां पर केस चलता है, तो कहता है ना कि हमको भारत सरकार पहले जिस जेल में रखेगी, उस जेल का हमको वीडियो बना के दे, अगर वो बढ़िया होगा, हमको अच्छा लगा, तब हम सरेंडर करेंगे, हम भारत आएंगे। बताइए, वो क्या है भाई, भारत के चीफ गेस्ट हैं कि हम आपको वीडियो बना के भेजेंगे। उसको ब्रिटेन की सरकार बचा रही है, इसलिए अभी तक बचा हुआ है, जाके भाग गया वहां तक रह रहा है। तो है कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब ब्रिटेन का कानून उसको बचा रहा है। कहीं अगर आप अगर पैसा वैसा का हेर फेर कर दिए ना, आप पूंजीपति ब्रिटेन चलिए ना, तो वो सब बचा लेता है ना, वो संरक्षण देता है, उसके यहाँ का कानून है। ब्रिटेन में तत्काल है कि उसके यहाँ कानून है कि अगर आप कहीं से आए हैं ना, और वहां पर अगर रह रहे हैं, तो उसका सरकार आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो ये भी वो खाली करता है पूंजीपति के लिए, पैसा वाला सबके लिए। स्विस बैंक मतलब कि जो अवैध काला पैसा जो है वो रखा जाता है वहां पर। स्विस का यहाँ पे मतलब है कि यूरोप का जो स्विस कंट्रीज है, जो स्विट्जरलैंड, ये सब जो देश हैं, वहां पर बैंकों की स्थापना है। तो यहां से जो पैसा होता है वो हवाला के माध्यम से पहुंच जाता है आपका स्विस में, वहां पे अकाउंट बन जाता है, और वहां पर आपका पैसा रहता है। और भारत में रहेगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, है ना, जवाब देना पड़ेगा कि कहाँ से पैसा कमाए, कहाँ से पैसा आया। यहाँ पर भारत में कहीं पर भी आप अगर आप अकाउंट खुलवाइएगा, आप पैसा जमा करिएगा, तो सरकार को पता रहता है। लेकिन वही अगर स्विस में चल गया तो सरकार को कुछ पता नहीं रहेगा कि किसका अकाउंट है, किसका पैसा, माने कि आपके पैसे को, आपके अवैध पैसे को
जो आपने गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है उसको आप आसानी से वहां पर सुरक्षित और संरक्षित करके रख सकते हैं और आपके देश की सरकार को पता भी नहीं चलेगा। हवाला जो अवैध तरीके से पैसे का कारोबार होता है ना, जो बिना टैक्स दिए आपका पैसा आराम से विदेश चला जाए, बाहर चला जाए, तो उसको मार्केट को हवाला मार्केट कहते हैं। अवैध तरीके से पैसा जो है सो ट्रांसफर होता है, और वही ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होकर के जाकर के आपका वहां पर अकाउंट में जमा हो जाएगा, और आपकी सरकार को पता भी नहीं रहेगा कि कहाँ का पैसा है, किसका पैसा है, कहाँ से आया है, कुछ पता नहीं रहेगा। और इसलिए मोदी जी अब आए थे 14 में तो कहे थे कि हम सब पैसा मंगाएंगे, इसी आधार पर ना बोले थे कि 15-15 लाख सबके अकाउंट में जाएगा। 1 लाख नहीं गया किसी के अकाउंट में, 15 लाख कौन पूछता है ना। हाँ हाँ, कौन सा पद लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्धारण संसद करेगी। ठीक है, ये नोट कर लिख लेंगे कि लाभ का पद कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा, ये तय संसद करेगी। ठीक है, चलिए, तो ये आर्टिकल 59 था। ठीक है, आगे लिखेंगे आर्टिकल 60। आर्टिकल 60, तो आर्टिकल 60 है राष्ट्रपति का शपथ, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का शपथ। ठीक है, लिखेंगे राष्ट्रपति का शपथ, लिखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। हाँ, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। इनके अनुपस्थिति में, इनके अनुपस्थिति में किया जाता है, इनके अनुपस्थिति में इनके अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। काम के हिसाब से। ठीक है, तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आइए आर्टिकल 61, राष्ट्रपति का महाभियोग। अब राष्ट्रपति का महाभियोग क्या होता है जी? हाँ, महाभियोग जो है वो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया है, और ये तब की जाएगी जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर देंगे। ठीक है, लिख लेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के उल्लंघन किए जाने की स्थिति में
उल्लंघन किए जाने की स्थिति में उल्लंघन किए जाने की स्थिति में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटा दिया जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है। हाँ। हम्म, ये हाँ अमेरिका से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ठीक है। अब देखिए कि पूछा जा सकता है आपसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन से शुरू की जाती है। हाँ, दोनों में से किसी एक से। हम्म, बिल्कुल गुड। दोनों में से किसी भी सदन से प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो लोकसभा से शुरू कर दीजिए या राज्यसभा से शुरू कर दीजिए, है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि दूसरी स्थिति जो है वो ये है कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रारंभ करते वक्त उनके 14 दिन पहले उनको सूचना देना होगा। बिफोर 14 डेज उनको इंफॉर्मेशन देना होगा कि हम आपको इम्पीच कर रहे हैं, हम आपको आपके पद से हटा रहे हैं, है ना। तो 14 दिन पूर्व उनको सूचना दे देना होगा। ठीक है। तो लिख लीजिएगा इसको कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। कि प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। तो संसद का दूगो सदन, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है। तो या तो लोकसभा से शुरू कर सकते हैं या तो राज्यसभा से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी। और शुरू होने के 14 दिन पहले बिफोर 14 डेज, शुरू होने के 14 दिन पहले 14 दिन पहले 1/4 सदस्यों, 1/4 सदस्यों, शुरू होने से पहले 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव राष्ट्रपति को चला जाएगा। 14 दिन पहले लिख लिया ना, स्टार्टिंग में ही चला जाएगा। ठीक है। तो ये कौन भेजेगा? जो सदन स्टार्ट करेगा वो। जैसे मान लीजिए लोकसभा शुरू किया तो लोकसभा अपना टोटल स्ट्रेंथ का 1/4 साइन करके भेज देगा। ठीक है। अगर राज्यसभा शुरू करेगा तो राज्यसभा अपने टोटल स्ट्रेंथ का 1/4 साइन करके भेज देगा। ठीक है। कभी नहीं, किसी भी राष्ट्रपति पे नहीं, ये भारत का सौभाग्य है। तो इसके बाद आप देखेंगे। हाँ, हाँ, नहीं लगा सकता है, नहीं लगा सकते हैं। जब संसद सत्र में होगी तभी प्रयास हो सकता है, जब दोनों सदन चल रहा हो, लोकसभा राज्यसभा दोनों चल रहा हो तभी। अभी तो वैसे वैक्यूम का कंडीशन है, तो अभी इस तरह का काम नहीं होगा। हम्म। तो नेक्स्ट लिखेंगे कि अब क्या होगा कि 14 दिन पहले नोटिस चला जाएगा। और जब 14 दिन पूरा होगा, ये 14 दिन नोटिस इसीलिए रखा जाता है कि अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति को लगता है कि हमसे कोई गलती हुआ है या हमने कुछ ऐसा कर दिया है तो इस्तीफा दे दे। इस्तीफा दे देंगे तो ये सब काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस्तीफा नहीं दिया, 14 दिन बीत गया, तो 15वें दिन से ही जिस सदन ने नोटिस भेजा था वो अपने यहां से काम शुरू कर देगी हटाने का।
तो अब जो सदन भेजा था पहले उस सदन में प्रस्ताव पारित होगा और वहां 2/3 बहुमत से पारित होगा। जो सदन नोटिस भेजा है उसी हाउस से प्रपोजल को पास कराया जाएगा और 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। 14 दिन के बाद, हाँ 14 दिन के पहले नहीं, 14 दिन के बाद ही, 14 दिन पहले नोटिस जाएगा, 14 दिन पूरा हो गया उसके बाद 15वां दिन से काम जो है सो शुरू होगा। तो जिस सदन ने, लिख लेंगे, जिस सदन ने नोटिस भेजा है वो 14 दिन बाद अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगी। अपने 2/3, हाँ? हम्म। नहीं, कैसे हटाएगा, अभी दूसरा हाउस जाएगा अब। बिल्कुल। तो जिस सदन ने नोटिस भेजा था वो अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटा देगी, तो वह प्रस्ताव पारित कर देगी, ठीक है, ओके। तो 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा। अब जाएगा दूसरा हाउस में। मान लीजिए कि ये काम राज्यसभा ने कर दिया, राज्यसभा ने 1/4 से नोटिस भेजा और 2/3 से 14 दिन बाद प्रस्ताव पास भी कर दिया, तब दूसरा हाउस कौन बच गया, लोकसभा। तब लोकसभा जाएगा। अगर मान लीजिए कि यही काम लोकसभा शुरू किया रहता तो कौन हाउस में जाता, राज्यसभा में। तो ये प्रोसेस जो हाउस स्टार्ट करेगा वो कर देगा। अब जो दूसरा हाउस जब जाएगा तो दूसरा हाउस राष्ट्रपति को कहेगा कि सर आप आइए और आप अपना पक्ष रखिए, आपको अगर इस पूरे बात मुद्दे पे कुछ कहना है तो आप कहिए। तो राष्ट्रपति या तो स्वयं आ सकता है या किसी को भेज देगा कि हम नहीं आएंगे, हमारा ये रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं, ये हमारे बारे में बात करेंगे, तो उनकी बात सुनी जाएगी। जो भी आएंगे राष्ट्रपति स्वयं आ जाए और ये काम दूसरा हाउस में होगा, राष्ट्रपति की बात सुनी जाएगी। सुनने के बाद एक कमिटी बनाया जाएगा जिसमें 3 लोग होंगे और उस कमिटी का रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा कि कमिटी को शॉर्ट नोटिस दिया जाएगा कि 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना दिन हो सके उतने में आप हमको जल्दी से रिपोर्ट दे दीजिए। रिपोर्ट जब वो कमेटी दे देगी, जब रिपोर्ट आ जाएगा तो रिपोर्ट आने के बाद अगर रिपोर्ट में पाया गया कि राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप सही है तो फिर ये हाउस भी, जो ये राष्ट्रपति को मौका दिया था अपना पक्ष रखने के लिए, कमिटी बनाया था, ये हाउस भी अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगा और राष्ट्रपति का पद उसी समय से रिक्त माना जाएगा। लेकिन यदि जांच करने वाली कमिटी ये कह दे कि लगाया गया आधार गलत है, राष्ट्रपति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो ये यदि वो कह दे तो फिर समझिए कि कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं है, फिर मैंने महाभियोग का प्रक्रिया आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्लियर है? तो दूसरे हाउस में क्या होगा समझ रहे हैं? दूसरा हाउस लिख लेंगे कि दूसरा हाउस राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का मौका देगी। दूसरा हाउस राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का मौका देगी और साथ ही जांच के लिए एक कमिटी बना देगी, और साथ ही जांच के लिए एक कमिटी बना देगी। यदि यदि कमिटी जांच में यह पाती है कि, यदि कमिटी जांच में यह पाती है कि लगाया गया आरोप सही है, यदि कमिटी जांच में यह पाती है कि लगाया गया आरोप सही है तो अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगी। तो सदन लिखेंगे, तो सदन अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगी और राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा।
और राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। क्लियर है? हालांकि यदि कमिटी रिपोर्ट में यह मानती है कि लगाया गया आरोप गलत है तो क्या करेगी? तो उस प्रस्ताव वहीं पे समाप्त कर देगी। यदि कमिटी यह मानती है कि लगाया गया आरोप गलत है तो प्रस्ताव वहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, कि लगाया गया आरोप गलत है तो प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा, फिर प्रपोजल आगे नहीं बढ़ेगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? क्या? नहीं भाई, 14 दिन के बाद हो रहा है सारा काम। 14 दिन पहले तो नोटिस गया है। हाँ, हाँ, राज्यसभा, हाँ, दूसरा हाउस में जब जाएगा तो वहीं पर जांच होगा और वहीं पर पक्ष रखने के लिए मौका दिया जाएगा, चाहे दूसरा हाउस जो हो। कमिटी में एक सत्ता पक्ष से, एक विपक्ष से, एक सुप्रीम कोर्ट से कोई जज होगा। ठीक। देखिए, देखिए, आजकल दू गो सब बहुत परेशान किया है। एगो तो नेता सब, एगो कोचिंग वाला सब। नहीं, अभी देखिए, एगो ई दिन भर घुमाते रहता है, कौन है, कौन ट्यूटोरियल है ना, टॉप ई टॉप वो बराबर से माइक बजाते रहेगा, है ना। माइक को बजाना सही, लोग परेशान रहता है। ऐसा है, आजकल नेताजी लोग प्रचार के लिए गाड़ी घुमाते रहते हैं, है ना। तो नेताजी लोग वाला तो मैटर खत्म हो जाएगा 1 तारीख के बाद, है ना। ना 1 तारीख को है तो पहले ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो आपको एक को है ना, पटना में एक को है 1 तारीख को है ना। तो एक को हो जाएगा, उसके बाद मैटर जो है सो खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद 4 का इंतजार रहेगा। एक के शाम से ही नेता मीडिया वाला सब तो कितना आदमी की सरकार बनाने लगेगा, है ना। हाँ, कैसे उसके पास आ जाएगा एग्जिट पोल। अभी ओपिनियन पोल दिखा रहा है, अब आएगा एग्जिट पोल। एक को शाम में वो सब तो एकदम मैंने मुंह में धैले उगिलने के लिए वो सबको हो रहा है कि भाई कैसे निकाल दे मुंह में। एग्जिट पोल सब अपना डाटा कंक्लूड करके रखा हुआ है। अभी तो कोर्ट के आदेश से, तो पहले क्या होता था ना कि एग्जिट पोल पहले ही आ जाता था, तो ये सब पहले ही सरकार बना देता था किसी ना किसी का। तो इस एग्जिट पोल आ जाता था तो बाकी वोटर्स के दिमाग पर प्रभाव पड़ता था कि एग्जिट पोल में लोग बता देता है कि किसका सरकार बनने वाला है ना। हालांकि वो बहुत बार गलत तो होता है। तो लेकिन अब इससे क्या होगा कि जो वोटर्स हैं उनको क्या लगता है, क्या रहा होगा, जो जीत रहा है उसी को वोट दे दो। तो एग्जिट पोल का एक थोड़ा निगेटिव भी होता है। तो अब एग्जिट पोल का नियम हो गया है कि जब लास्ट चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको लाना है। तो 1 तारीख को लास्ट चुनाव है, 6-7 बजे तक पोलिंग खत्म हो जाएगा। और उसके बाद 8-9 बजे तक आप देखिए कि सब अपना अपना मुंह उगिलने लगेगा मुंह में से कि मोदी जी को कितना सीट आ रहा है ना, विपक्ष को कितना सीट आ रहा है, किसका सरकार बन रहा है। 4 तारीख को देखिए कि कार्य कि किस तरीके से रिजल्ट आएगा है। हाँ, 4 मतलब 4 तक तो ही चलेगा। 4 के बाद फिर मीडिया का आदमी सब जो है ना वो बेरोजगार हो जाएगा कुछ दिन के लिए। वो सोचेगा यार अब क्या कहें, ये तो चुनाव था कि एंटरटेनमेंट चल रहा था। चुनाव खत्म, अब वो है कि बिहार विधानसभा चुनाव अगले साल 2025, तब वो चलेगा उसके बाद से, है ना। हाँ ना, फिर पंचायत का चुनाव। चलिए, तो यहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया समझ रहे हैं? लिख लिए सभी लोग कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है और कैसे होती है? ठीक है, चलिए अब आइए आगे। आर्टिकल 62, आर्टिकल 62,
आर्टिकल 62 है राष्ट्रपति की पद रिक्ति। राष्ट्रपति की पद रिक्ति, पोस्ट वैकेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की पद रिक्ति। अब राष्ट्रपति की पद रिक्ति मतलब कि राष्ट्रपति का पद कैसे खाली होगा। तो देखिए यहां पर राष्ट्रपति के पद रिक्ति के संबंध में संविधान में 5 कंडीशन दिए गए, 5 सीन दिया गया है जिसमें कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। तो 5 कंडीशन क्या है, 5 कंडीशन क्या है। तो 5 कंडीशन में पहला कंडीशन है मृत्यु, अगर डेथ हो जाए, ठीक है। इस्तीफा, अगर त्यागपत्र दे दे राष्ट्रपति खुद ही। अभी आपने पढ़ा महाभियोग, अगर महाभियोग लगा के हटा दिया जाएगा तो भी उनका पद खाली हो जाएगा, है ना, महाभियोग। फिर अवैध निर्वाचन, इनवैलिड इलेक्शन, चुनाव हो गया, अब बाद में पता चला कि राष्ट्रपति का निर्वाचन गलत तरीके से हुआ है ना, तो अवैध निर्वाचन, अवैध निर्वाचन। अब 5वां है कार्यकाल की समाप्ति। कार्यकाल की समाप्ति, एंड ऑफ द टेन्योर। क्लियर है ना। तो डेथ, रिजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, इनवैलिड इलेक्शन, एंड ऑफ टेन्योर, ये 5 है कि 5 स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। अब देखिए इस 5 में से 4 गो स्थिति में यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा, है ना। इसमें काम कम कौन कर लेगा, उपराष्ट्रपति। कहे राष्ट्रपति तब है ही नहीं, अगर डेथ हो गया, चाहे उस इस्तीफा दे दिया, हटा दिया गया, महाभियोग लग गया, अवैध निर्वाचन हो गया, तो राष्ट्रपति तो है ही नहीं अब। तो राष्ट्रपति जब नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति करेगा काम। लेकिन मान लीजिए कि कार्यकाल समाप्त हुआ, ये 5वां रीजन, एंड ऑफ टेन्योर। तो कार्यकाल यदि समाप्त हुआ है राष्ट्रपति का, आज चुनाव नहीं हो पाया है, जैसे कोरोना जैसा कोई महामारी, कोई बीमारी, कोई कुछ रीजन बन गया देश में कि राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया है, ऐसे नियम है कि पुराना राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले नया राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना है, ठीक है। और शपथ हो जाएगा एकदम, जिस दिन कार्यकाल खत्म हो रहा है पुराना राष्ट्रपति का, उस दिन नया राष्ट्रपति का शपथ हो जाएगा। तो एको दिन खाली नहीं रखा जाता है पद को। लेकिन चुनाव हो गया रहेगा तभी नहीं ऐसा होगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि चुनाव नहीं हुआ रहता है, तो दिक्कत रहता है। तो अब क्या करे उस स्थिति में। तो वैसी स्थिति में यहां पर क्या कहा गया है कि कार्यकाल की समाप्ति में जो वर्तमान राष्ट्रपति है वही तब तक राष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। माने कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगर नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे नहीं जाएगा, पुराना राष्ट्रपति ही तब तक राष्ट्रपति का काम करेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। बताया समझ में। कार्यकाल समाप्त होने 6 महीने पहले का चुनाव होगा, 6 महीना पहले तब चुनाव होगा जब बीच में मान राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया, अचानक से पद खाली हुआ है, तो ऐसे में 6 महीना पहले चुनाव होगा। मतलब कि 6 महीना के अंदर में चुनाव कर लिया, यानी कि टेम्पररी रूप से उपराष्ट्रपति ज्यादा समय तक काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि उपराष्ट्रपति जो है डिप्टी प्रेसिडेंट, तो डिप्टी प्रेसिडेंट जो है वो ज्यादा समय तक काम नहीं करेंगे ना, ज्यादा समय तक काम
नहीं करेंगे। इनका फिक्स है कि डिप्टी प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट, ये 6 महीना से ज्यादा का काम नहीं करेंगे। ठीक है, 6 ही महीना तक ही काम करेंगे, इससे ज्यादा काम ही नहीं करेंगे। समझ रहे? मतलब इसका ये हुआ कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा है, या राष्ट्रपति का अवैध निर्वाचन हुआ है, तो 6 महीना के अंदर नया राष्ट्रपति का चुनाव करा लीजिए किसी भी स्थिति में। ठीक है, तब तक उपराष्ट्रपति करेंगे। उपराष्ट्रपति 6 महीना से ज्यादा काम नहीं करेंगे। आज यदि कार्यकाल समाप्त हुआ है तब उपराष्ट्रपति नहीं आएंगे, तब राष्ट्रपति ये काम करेंगे, और ये कहेंगे कि भाई जितना जल्दी हो सके आप नया राष्ट्रपति चुन लीजिए। क्लियर है? समझ रहे? बात समझ में आ रही है? तो है हाँ, ये देखिए 6 महीना किसी भी स्थिति में, माने कि राष्ट्रपति के पद पर 6 महीना से ज्यादा टेम्पररी रूप से काम नहीं हो सकता है। 6 ही महीना आप टेम्पररी काम चला सकते हैं, परमानेंट आदमी आपको 6 महीना के अंदर लाना ही लाना है। ठीक है, समझ रहे? हाँ हाँ, न हो जाए। हाँ, अब बाकी वो जो 4 गो सिचुएशन है, तो उसमें तो वो आदमी है ही नहीं है। इसमें तो है ना कि राष्ट्रपति है अभी, खाली कार्यकाल समाप्त हुआ है, लेकिन उसमें तो मृत्यु हो गया तो है ही नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट करेगा। इस्तीफा दे दिए तो है ही नहीं, तो वाइस प्रेसिडेंट। महाभियोग लगा के हटा दिए तो वाइस प्रेसिडेंट, या अवैध निर्वाचन तो वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन इसमें वाइस प्रेसिडेंट नहीं, इसमें जो पुराने राष्ट्रपति हैं वही कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां तक में इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये था पूरा राष्ट्रपति से संबंधित आपको आर्टिकल, डायरेक्ट 52 से 62 तक। ठीक है, आगे लिखिए उपराष्ट्रपति, हेडिंग बनाएंगे उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 से 69, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो आर्टिकल 63 क्या कहता है? आर्टिकल 63 कहता है कि एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मतलब ये तो हो गया कि उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है इसके बारे में, है ना। तो ये क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गया, संवैधानिक पद हो गया। ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये क्या हो गया? संवैधानिक पद हो गया। आर्टिकल 64, 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। लेंगे 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, पदेन का मतलब क्या होता है कि एक पद मिलने के साथ ही
जब दूसरा पद आपको मिल जाए तो उसे कहते हैं पदेन पद। इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है एक्स ऑफिशियो, है ना, कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, तो एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि वो वहां पर जो है कार्य करेगा। देखिए, अब उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति के रूप में तक कोई काम है इंडिया में? कोई काम है नहीं, इसलिए कहते हैं उप का मतलब चुप होता है ना। हाँ, बैकअप है बिल्कुल। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। तो राज्यसभा का सभापति इसलिए होगा कि मान लीजिए कब इनको बुला लिए, है ना, लेकिन इनका उपराष्ट्रपति के रूप में कोई काम ही नहीं है। क्योंकि अभी आपने देखा कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होगा तभी ना उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेंगे। और अभी तक के भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति ने इस्तीफा नहीं दिया। अभी तक के भारत के इतिहास में भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा, किसी भी राष्ट्रपति का अवैध निर्वाचन घोषित नहीं हुआ। यानी एक एक स्कोप बचता है मृत्यु, है ना। तो केवल आज तक के इतिहास में दो ये बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति का डेथ हुआ हो, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। तो यह 2 बार न उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने का मौका मिला होगा, नहीं तो उपराष्ट्रपति पे जाएंगे वहीं से रिटायर हो जाएंगे। तब इनके लिए काम क्या दिया जाए? इनको बुला के सही तो रखेंगे नहीं, कोई तो काम देंगे इनको। तो हुआ क्या, एक काम करिए, आप राज्यसभा का सभापति बन जाइए। फ्री में बैठल कह रही है, वो काम करिए कम से कम। तो ये कह दिया गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। क्लियर है? क्या होगा? राज्यसभा का सभापति। कोई दिक्कत? ध्यान रखेंगे कि क्या होता है, ये राज्यसभा का सभापति होता है। आर्टिकल 65 मिलता है पैसा, लेकिन इनको उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है, सभापति के रूप में मिलता है। 3 लाख। हाँ, नेक्स्ट आइए, राष्ट्रपति का 5 लाख। हाँ, चलिए तो आगे लिखेंगे आर्टिकल 65। हालांकि इनका सब जोड़ जाड़ के 4 लाख हो जाता है, सारा सुविधा उधर जो इनका 4 लाख इनको भी मिल जाता है। 65 लिखेंगे कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रपति के आकस्मिक रिक्ति के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा, राष्ट्रपति के आकस्मिक रिक्ति के दौरान अथवा अनुपस्थिति के दौरान। आकस्मिक रिक्ति के दौरान अथवा अनुपस्थिति के दौरान। तो वही तो भी आप पढ़ रहे थे 62 में, आपने पढ़ा ना कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति का कार्य करेगा। तो आकस्मिक रिक्ति मतलब कि कुछ भी हो सकता है, डेथ हो जाए, है ना, डेथ हो जाए, इस्तीफा दे दें, महाभियोग लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से खाली होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा। ठीक है, यही बेसिकली 65 कहता है। ठीक है, कोई दिक्कत? 66 आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ठीक वैसे ही होता है जैसे राष्ट्रपति का होता है, पीछे आप पढ़ चुके हैं। खाली बस इनका निर्वाचक मंडल में अंतर होता है।
उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग केवल संसद के सदस्य ही करते हैं और कोई नहीं करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है? संसद के सदस्य। ठीक है, हाँ, सब मनोनीत निर्वाचित दोनों, इसलिए यहां पे कहा जाएगा संसद के सदस्य है। नहीं, एमएलए नहीं करेंगे, एमएलए नहीं कर, नहीं एमएलए नहीं करेंगे। ठीक है, केवल संसद के सदस्य। ठीक है, और निर्वाचित मनोनीत दोनों, इसलिए कह रहे संसद के सदस्य। राष्ट्रपति में कहते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य, यहां पर संसद के सदस्य। लिख लेंगे कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, केवल संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। हाँ, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, हाँ, केवल संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, केवल संसद के सदस्य, संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा होता है, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो और वोटिंग वही होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से। ठीक है, वही होगा। उपराष्ट्रपति के लिए अलग अलग तरह से कोई चीज नहीं दिया गया है। ठीक है, मतलब इसी आर्टिकल में सब बात है कि इनकी पद की योग्यता क्या होगी, है ना, इनको कैसे हटाया जाएगा, कार्यकाल क्या होगा, ये सब इनका इसी में लिखा गया है। ठीक है, 66 में, है ना। राष्ट्रपति को अलग अलग से बहुत सारा आर्टिकल दिया गया है, इनके लिए बहुत सारा आर्टिकल वहां पर नहीं है। ठीक है, तो यहीं पर लिखेंगे उपराष्ट्रपति पद की योग्यता, कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। ठीक है, और इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।